वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो एसक्यूएल क्वेरीज के हम एग्जांपल्स आज सॉल्व करेंगे। कल हमने एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स सीखे थे, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल्स हमने पढ़ लिया है, एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा में क्या कंपैरिजन होता है वो भी हमने देख लिया है। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्वेरीज जो हों थोड़ा क्लियर हो, क्योंकि आरपीएससी प्रोग्रामर के अंदर या फिर जो दूसरे अगर कोई एग्जाम्स आप देखो तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो आपको या तो क्वेरी गिवन होती है और आपसे ऑप्शन में आंसर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, या फिर आपको कोई स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके रिगार्डिंग पूछा जाता है ऑप्शंस में कि कौन सी क्वेरी करेक्ट है। तीसरे चांस होता है कि दो क्वेरीज दे रखी हैं और आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा या एरर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन आते हैं आपके एसक्यूएल के अंदर। तो आज हम इन्हीं कॉम्बिनेशंस की कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने कल एग्रीगेट फंक्शंस देखे थे, उसमें हमने एक मिनिमम फंक्शन भी देखा था। उसमें क्या था? ओके, आई विल टेक वन पेन फर्स्ट, आई विल टेक राइट। ओके, ठीक है, इसमें हम ओके तो यहाँ पे हम चालू करते हैं। यहाँ देखिए, तो ये मिनिमम फंक्शन था जिसको हमने चेक किया था। अब सपोज यहाँ पे मैं एक क्वेरी लिखती हूँ, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ मार्क्स ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फ्रॉम स्टूडेंट्स के केस में क्या हो जाएगा, आप जब इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको हर इस ब्रांच के मिनिमम मार्क्स की वैल्यूज आएंगी, लेकिन आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? आप फाइंड आउट करने चाहते हो कि पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर मिनिमम मार्क्स क्या है। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही। आपको कैसे क्वेरी को कैसे पता चलेगा कि आप किस बेसिस पे मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने वाले हो? तो इस केस में क्या आएगी, आपकी एरर आएगी। ठीक है, इट विल शो थ्रो एन एरर। तो ये आपका प्रोग्राम सही वर्क नहीं करेगा। तो अब इसको सही वर्क कराने के लिए हम क्या करेंगे, इफ एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड इन सेलेक्ट क्लॉज other attributes x allowed to select only x is in group by clause। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है सेलेक्ट क्लॉज में, ये बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इफ एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड इन सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है, जो कोई एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर रहे हो सेलेक्ट क्लॉज में, तो जो अदर एट्रीब्यूट है x, ठीक है, अदर एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच है ना, अलाउड टू सेलेक्ट ओनली x, ये कब अलाउ होगा टू सेलेक्ट ओनली x इज इन ग्रुप बाय क्लॉज, जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे ग्रुप बाय। तो कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सपोज जैसे ये x प्रेजेंट नहीं है और आपने ग्रुप बाय लगा रखा है, तो ये एरर जनरेट करेगी ये क्वेरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो ग्रुप बाय पे वैल्यू लगाई है, जिसपे भी एट्रीब्यूट पे आप ग्रुप बाय लगा रहे हो, वो वैल्यू आपकी आनी चाहिए सेलेक्ट क्लॉज के अंदर। ओके, तो जैसे हमें यहाँ पे ब्रांच के थ्रू करना था, तो आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट मिन ऑफ y x फ्रॉम r ग्रुप बाय x। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो मिन ऑफ y वाला एग्रीगेट फंक्शन है ये अप्लाई होगा एवरी ग्रुप पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज को मेंशन किया है। तो उस केस में आपके स्टूडेंट वाली डिटेल का क्या कैसे निकलेगा, जैसे ये एक ग्रुप सपोज आपका x1 है, तो यहां से आप मिनिमम मार्क्स निकाल दोगे, तो 2 और 5 में से मिनिमम आ जाएगा 2। इसी तरीके से आपके पास है x2 x2 x2, ये सेम एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मार्क्स के सेट हैं, और इसमें से आपका आ जाएगा एक वैल्यू 3, इसमें से आ गई जैसे 2, और ये x3 एक ग्रुप है, तो इस केस में आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि करेक्ट रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने ब्रांच वाइज आपने मिनिमम मार्क्स की वैल्यूज ऑब्टेन कर ली। तो ये किस वजह से हो पाया, जब आपने ग्रुप बाय क्लॉज लगाया आपके ब्रांच एट्रीब्यूट पे टू कैलकुलेट द एग्रीगेट फंक्शन। ओके, तो ये किस तरीके से बन जाएगी इसकी क्वेरी, सेलेक्ट, अब जैसे अगर एवरेज निकालना है, वो मिन मार्क्स का था तो मिन आ जाता है यहाँ पे। अब सपोज हमें एवरेज निकालना है, तो सेलेक्ट एवरेज ऑफ मार्क्स कॉमा ब्रांच। अब ब्रांच यहाँ पे आ रहा है तो हमारा ग्रुप बाय क्लॉज लग जाएगा ब्रांच पे। ठीक है, और फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी ये वैल्यूज, एवरेज ऑफ मार्क्स 70 40 60, और ये आ जाएंगे ब्रांच वाइज इनके एवरेज ऑफ द मार्क्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
रिट्रीव एवरेज ऑफ मिनिमम मार्क्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑफ ईच ब्रांच, यानी कि हर ब्रांच के जो मिनिमम मार्क्स निकले हैं उनका हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, तो ब्रांच वाइज अपने को ग्रुप बाय करना है और उनके मिनिमम मार्क्स निकालना है और उन सब जो मिनिमम मार्क्स निकले उनका हमें क्या परफॉर्म करना है, एवरेज। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेलेक्ट एवरेज ऑफ मिनिमम ऑफ मार्क्स लिख दिया हमने, फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया और ग्रुप बाय ब्रांच लिख दिया। देखा जाए तो क्वेरी बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन इससे रिजल्ट आपका आ रहा है ये 60 40 40। क्या ये एवरेज है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अलग अलग मार्क्स दे रहा है, तो इस तरीके की जो वैल्यूज है, नेस्टेड एग्रीगेशन है, ये आपका करेक्ट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता। दिस इज नॉट अलाउड। ओके, दिस विल नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। देखिए यहाँ मैंने नोट में भी लिख रखा है, नेस्टेड एग्रीगेशन इज नॉट यूजफुल इन एसक्यूएल। इसलिए अब हम क्या अप्लाई करेंगे इस पे, हम इनको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ब्रेक कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले मिनिमम मार्क्स चाहिए एवरी ब्रांच के, तो सबसे पहले ग्रुप बाय हो जाएगा आपका ब्रांच और उस ब्रांच पे आपकी निकल जाएंगी क्या, मिनिमम मार्क्स, और इस मिनिमम मार्क्स पे फिर आपके अप्लाई कर देंगे एवरेज ऑफ मिनिमम मार्क्स, क्योंकि हमें यहाँ से मिनिमम मार्क्स निकल गए, ये तीन वैल्यूज तो निकल गई। अब इन तीनों पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट एवरेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ से इनकी वैल्यूज हो जाएंगी, एवरेज निकल के आपको करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो हुई ग्रुप बाय की बात। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या होता है, इट शुड फॉलोड बाय अ ग्रुप बाय यूज्ड टू सेलेक्ट ग्रुप्स बेस्ड ऑन हैविंग क्लॉज कंडीशन। इसका मतलब क्या, अभी हम जब यहाँ पे ग्रुप बाय कर रहे थे ब्रांच से या कोई भी वैल्यू से, तो उसके अंदर हम उन ब्रांच के ऊपर कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लगा रहे थे, हमने बस उन ब्रांच को ग्रुप किया और वहां से जो भी एग्रीगेट फंक्शन को रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम निकालना है या एवरेज निकालना है, वो वैल्यू निकाल के दे दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इटसेल्फ जो हमने ग्रुप बाय किया है जिस भी एट्रीब्यूट को, उस एट्रीब्यूट के ऊपर भी कुछ कंडीशंस हम पुट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी, ये देखो, वो होगी आपकी हैविंग क्लॉज से। हैविंग क्लॉज क्या होता है, इट शुड फॉलोड बाय ग्रुप बाय यूज टू सेलेक्ट ग्रुप्स बेस्ड ऑन हैविंग क्लॉज कंडीशन। तो बेस्ड ऑन हैविंग क्लॉज कंडीशन, अब इसको कैसे करते हैं, हैविंग क्लॉज कंडीशंस जो होती हैं should be on aggregate value of group। ठीक है, should be on aggregate value of group having this। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, रिट्रीव द ब्रांचेस। ठीक है, हमें ब्रांचेस रिट्रीव करनी है, whose branch average, ठीक है, whose branch average marks is greater than 50। ठीक है, तो अब देखिए ब्रांच के ऊपर क्या कंडीशन लग गई कि हमें ग्रुप बाय तो ब्रांच से करना है, लेकिन ब्रांच में भी हमें कौन सी ब्रांचेस को सिलेक्ट करना है जिनका एवरेज जो है, जिन ब्रांचेस का एवरेज जो है वो 50 से ग्रेटर हो। तो इस केस में देखो, रिट्रीव हमें ब्रांचेस करनी, तो यहाँ तो हो जाएगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच, टेबल हमारी स्टूडेंट है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ग्रुप बाय करना है ब्रांचेस से। ठीक है, क्योंकि हमें ब्रांच के एवरेज मार्क्स चेक करने हैं, तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय ब्रांच किया और उसकी जो भी वैल्यू जिस पे कंडीशन अप्लाई होगी वो एग्रीगेट फंक्शन आ गया आपका हैविंग में। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, हैविंग क्लॉज कंडीशन जो होती है वो किसके ऊपर होती है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ग्रुप पे। ग्रुप की एग्रीगेट वैल्यूज पे हम हैविंग कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच के लिए हैविंग कंडीशन क्या हो गई, एवरेज ऑफ मार्क्स। तो एवरेज इज अ एग्रीगेट फंक्शन और हैविंग इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखिए जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये इसने ग्रुप बाय किया, CS, EC एंड IT, ये तीन ब्रांचेस हो गई। तीनों ब्रांचेस का आप अगर एवरेज निकालते तो आ रहा है 70, 40 एंड 60। तो 40 इज ग्रेटर देन 50, ये वाला फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट और थर्ड है वो कंडीशन ट्रू है, तो आपको कौन सी ब्रांचेस मिल जाएंगी, CS और IT। CS और IT क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट लगाया है, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। अब देखिए, अब सपोज यहाँ पे हमने एक टेबल ले रखी है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, ब्रांच, मार्क्स एंड जेंडर। अब हमारा क्वेश्चन है, रिट्रीव ब्रांचेस हुज मेल स्टूडेंट एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन ऑल फीमेल स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स। अब इसमें आपको ना क्वेरी को पढ़ना आना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसमें क्या चाहिए और किस पे कंडीशंस लगेंगे, कौन से कंपैरिजन हो रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये बात हम देखें, हमें रिट्रीव क्या करनी है, ब्रांचेस। तो सेलेक्ट में तो हमारी क्या आ जाएंगी, ब्रांच। किस तरीके की ब्रांचेस सेलेक्ट होनी चाहिए, जिनके मेल स्टूडेंट, अब ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है जिनके मेल स्टूडेंट, यानी ग्रुप बाय कंडीशन किस पे लग जाएगी आपकी, ब्रांच पे, और कंडीशन क्या हो जाएगी वहां पे, जेंडर इक्वल टू मेल।
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, उनके मेल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स, ठीक है। हैविंग किस पे लग जाएगा, एवरेज मार्क्स निकालना है तो एग्रीगेट फंक्शन आ जाएगा एवरेज मार्क्स पे। इट्स ग्रेटर देन किससे होने चाहिए, ऑल फीमेल स्टूडेंट्स, मतलब ऑल फीमेल स्टूडेंट्स मीन जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब में जितने भी फीमेल्स हैं उनके स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है। यानी फीमेल के ऊपर कोई ब्रांच की कंडीशन नहीं लगी है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी ग्रुप बाय नहीं होगा। यहाँ सिंपली आप एवरेज मार्क्स निकाल दोगे स्टूडेंट टेबल में से, जहाँ पे जेंडर इक्वल टू एफ है। लेकिन इस एवरेज मार्क्स से ग्रेटर होना चाहिए आपके हर ब्रांच के मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स, एवरेज मार्क्स। तो इस वजह से यहाँ क्या लगेगा, ग्रुप बाय ब्रांच हैविंग एवरेज मार्क्स। आई होप आपको समझ आया हो। हमें रिट्रीव करनी थी ब्रांचेस, कैसी ब्रांचेस, जिनके मेल स्टूडेंट्स, तो देखो इतने से ही समझ आ रहा है कि आपको ग्रुप बाय ब्रांच करना है और मेल स्टूडेंट्स के डेटा को आपको रिट्रीव करना है। अब किस तरीके के मेल स्टूडेंट्स का डेटा रिट्रीव होगा, कौन सी ब्रांच का, जहां पर मेल स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए ऑल फीमेल स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स से। अब ऑल फीमेल का मतलब ऑल आ गया, इसका मतलब आपको सारे ही फीमेल के स्टूडेंट्स मार्क्स को आपको रिट्रीव करना है, तो कोई ब्रांच वाला कंडीशन नहीं लगेगा। तो यहाँ तो एक सिंपल सी क्वेरी हो जाएगी और इस क्वेरी से आप कंपेयर करोगे इस क्वेरी को और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, रिट्रीव ब्रांचेस हुज मेल स्टूडेंट एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ सेम ब्रांच फीमेल स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एवरेज मार्क्स जो है सेम ब्रांच में चेक करने हैं, मेल स्टूडेंट्स के ज्यादा होने चाहिए फीमेल स्टूडेंट से, तब वो आप ब्रांच को रिट्रीव करोगे। तो अब यहाँ पे आपको सारी फीमेल के एवरेज मार्क्स ना निकाल के ब्रांच वाइज मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी क्वेरीज को रीनेम कर लेंगे। कैसे, हम एक एवरेज मार्क्स निकालेंगे, ठीक है, एमएम मार्क्स और ब्रांच से स्टूडेंट में से जहां पे जेंडर है मेल, और इसको हमने ग्रुप बाय कर दिया ब्रांच से। तो एक तो ये निकल गया हमारा T1। दूसरा हम एक को निकालेंगे जहां पे हमने इसको एफ मार्क्स फीमेल मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा है और ये ब्रांच हमारी हो जाएगी। यहाँ पे आपका जेंडर हो जाएगा फीमेल और यहाँ पे भी ग्रुप बाय ब्रांच होगा क्योंकि हमें एवरी ब्रांच के अंदर कंपेरिजन करना है। अब हम क्या करेंगे, ये दो हमारी क्वेरीज को हमने निकाला, इनसे जो टेबल्स निकली उनको हमने T1 और T2 नाम दिया। अब हम T1 और T2 टेबल के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो हमें क्या सिलेक्ट करनी है, T1 डॉट ब्रांच, हमें वो ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है T1 में से, ठीक है। और किस पे अप्लाई होगा आपका, फ्रॉम क्लॉज T1 और T2 पे, क्योंकि इनके बीच में कंपैरिजन होने वाला है T1 एंड T2 पे, जहां पे ब्रांचेस तो इक्वल हो। ब्रांचेस इक्वल क्यों, क्योंकि सेम ब्रांच में कंपैरिजन हो रहा है मेल और फीमेल स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स का। लेकिन जो T1 के मार्क्स हैं, यानी कि जो मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए आपके फीमेल स्टूडेंट के मार्क्स से। तो ये आपकी बन जाएगी इसके अंदर क्वेरी। ठीक है, जब आपके सारे फीमेल स्टूडेंट से करे थे तब तो हमने यहीं पे इसको लिख लिया, लेकिन अब जब आपको ब्रांच वाइज सेलेक्ट करना है तो हमने इसको दो टेबल्स में रीनेम किया, जो रिजल्टेंट वैल्यूज है, और उनके ऊपर फिर कंपैरिजन परफॉर्म किया। अब देखो दो और ऑपरेटर्स यूज होते हैं इसके अंदर, एक होता है सम और एक होता है एवरी। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन होती है हैविंग सम ब्रैकेट में मार्क्स, मार्क्स आपके एट्रीब्यूट हो गए और ग्रेटर देन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एटलीस्ट वन रिकॉर्ड मार्क्स ऑफ ग्रुप शुड ग्रेटर देन कांस्टेंट देन एंटायर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड सेलेक्टेड। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ग्रुप आपने सेलेक्ट किया और उस ग्रुप के मार्क्स में से अगर किसी भी एक मार्क्स की वैल्यू कांस्टेंट से ज्यादा हो जाएगी तो वो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एवरी मार्क्स के केस में क्या होगा, ये कब ट्रू होगा, जब ग्रुप के हर मार्क्स की वैल्यू आपके कांस्टेंट से ज्यादा हो। ठीक है, देखो ट्रू ओनली इफ एवरी ग्रुप ऑफ मार्क्स शुड ग्रेटर देन दी कांस्टेंट। उस केस में आपकी कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी, एवरी के लिए हो जाएगा केस, तब तो सेलेक्ट होगा। और अगर आप सिर्फ एक वैल्यूज के लिए चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सम यूज करेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। देखो, रिट्रीव ब्रांच विथ एटलीस्ट वन स्टूडेंट। ठीक है, हमें ब्रांचेस रिट्रीव करनी तो सेलेक्ट हो जाएगा डिस्टिंक्ट ब्रांच और ब्रांच पे ही ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय ब्रांच विथ एटलीस्ट। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट वन आ रहा है इसलिए हम कौन सा क्लॉज लगाएंगे, हैविंग सम वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग सम मार्क्स ग्रेटर देन 50 फ्रॉम स्टूडेंट, आपकी टेबल थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जब आप एटलीस्ट वन की बात कर रहे हो। अब दूसरा देखो क्या है, रिट्रीव ब्रांचेस विथ एवरी स्टूडेंट ऑफ ब्रांच, मतलब कि ऐसी ब्रांच रिट्रीव करनी है जिसके हर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, एवरी स्टूडेंट। तो उस केस में हैविंग के साथ क्या लग जाएगा आपका, एवरी। ओके,
तो दिस इज हैविंग एवरी मार्क्स। अगर आपको हर स्टूडेंट की वैल्यू को ट्रू करवाना है और यहाँ पे एटलीस्ट अगर एक भी ट्रू होती है तो भी हम इसको ट्रू रिजल्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज जो होगा वो तो रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, और हैविंग क्लॉज जो होता है ग्रुप सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वेयर क्लॉज में आप ग्रुप की वैल्यूज को सिलेक्ट करते हो या रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करते हो, और हैविंग के अंदर भी सेम चीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेयर क्लॉज है वो तो आपका रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए यूज होता है, जबकि जो हैविंग क्लॉज है वो आपका ग्रुप सिलेक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ये मैंने बताया ही था, अगर सिर्फ आप सेलेक्ट यूज करोगे तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ जाएंगी, लेकिन अगर सेलेक्ट और डिस्टिंक्ट यूज करते हो तो आपको सिर्फ एक यूनिक वैल्यूज ही मिलेंगी जो भी रिजल्ट में होंगी। और सेलेक्ट और डिस्टिंक्ट जो है साथ में किस तरीके से ट्रीट होता है, पाई प्रोजेक्शन, जो रिलेशनल अलजेब्रा में हमने प्रोजेक्शन यूज किया था उसकी तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। अब एक क्लॉज और था हमारा, बच गया था ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय का क्या मतलब होता है, इट इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्टेड रिकॉर्ड। देखो ये तो इसलिए 7th नंबर पे अप्लाई हो रहा है। 7th नंबर पे क्यों अप्लाई हो रहा है, जब आपका टोटल रिजल्ट निकल चुका है उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे ऑर्डर बाय को। किस लिए, टू सॉर्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट सेट। ऑर्डर बाय के अंदर जो भी आप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करोगे उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे वो रिजल्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सॉर्ट कर देगा। कैसे, देखो डिफॉल्ट तो असेंडिंग रहेगा। अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि नहीं हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। वो कैसे मेंशन करते हैं, सपोज ये आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, ये रिजल्टेंट रिकॉर्ड आया, इसको मुझे सॉर्ट करना है तो सॉर्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट स्टार क्यों लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे सारे एट्रीब्यूट चाहिए वापस रिजल्ट में। फ्रॉम आर ये आपकी टेबल है, ऑर्डर बाय बी आपका एट्रीब्यूट है। तो इस बी एट्रीब्यूट के बेसिस पे आपकी सॉर्टिंग होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो बी की वैल्यूज है उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे और उसी के रिगार्डिंग जो भी रिलेटिव उसकी वैल्यूज हैं ए और सी की, वो वैल्यूज उसके साथ में आएंगी। तो कैसे होगा, पहले 215 आ जाएगा, ये देखो 215, इसको पूरा एज इट इज लिखना है, ऐसा नहीं सिर्फ बी की वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया और इनको एज इट इज रहने दिया, फिर तो आपकी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी ना डेटा में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 135 आ जाएगा। आपको ऊपर से ही चलना है इसमें सीक्वेंशली। फिर आ जाएगा आपका 035, देन 243, और नल वैल्यूज जो है वो सबसे लास्ट में आती हैं। ठीक है, नल वैल्यूज जो है वो सबसे लास्ट में आएंगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आ गया आपका इसका रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो, दूसरे जरूरी नहीं कि सिंगल एट्रीब्यूट हो, आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑर्डर बाय करा है इसने बी कॉमा ए, तो आपको वैल्यूज कैसे लेनी है, बी टू ए। सबसे पहले बी की वैल्यू को देखोगे और फिर उससे ए की वैल्यू को देखोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 1 1, ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 1 2, ठीक है। फिर बी की वैल्यू 3 छोटी है, लेकिन अब 3 है और दो 3 वैल्यूज हैं, उसमें ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 0 है। तो कौन से सेलेक्ट करेंगे, जिसमें ए की वैल्यू भी सबसे कम हो। तो फिर आ जाएगा ये वाला, देन दिस वन, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 4 वाला, और लास्ट में आ जाएगी आपकी नल वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगी कि ग्रुप में कैसे चलेगा। अब है डिसेंडिंग की बात। जब आप डिसेंडिंग वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो उस केस में जो नल वैल्यूज हैं वो सबसे ऊपर आती हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग करके डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बी के एट्रीब्यूट्स को अरेंज करते हैं। तो ये होता है आपका ऑर्डर बाय क्लोज। ठीक है, इस क्लॉज के बाद अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सपोज आपको कैटलॉग टेबल दे रखी है जिसके ये एट्रीब्यूट्स हैं एसआईडी, पीआईडी एंड कॉस्ट। ठीक है, और ये इनकी टपल वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है, रिट्रीव करनी है वो सप्लायर आईडीज हु चार्जेस हाईएस्ट कॉस्ट फॉर ईच पार्ट। हमें वो एसआईडी सप्लाई करनी रिट्रीव करनी है जो कि चार्ज करती है हाईएस्ट कॉस्ट फॉर ईच पार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि P1 जो पार्ट आईडी है उसके लिए हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है, 40। P2 जो पार्ट आईडी है उसके लिए कॉस्ट कितनी है, 50 है हाईएस्ट कॉस्ट। और P3 है जो उसके लिए हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है, 50। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो P1 इज 40 तो S3 चार्ज कर रही है, P2 इज 50 आपकी S1 चार्ज कर रही है, और P3 इज 50 आपकी S4 चार्ज कर रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, S3 S1 S4, P1 P2 P3 हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब क्वेश्चन है कि ये लाया कैसे जाए, तो उसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी क्वेरी। क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट SID, ठीक है, सेलेक्ट
SID फ्रॉम कैटलॉग। कैटलॉग में से हमें SID सेलेक्ट करनी है। और कैसी SID सेलेक्ट करनी है? जिनका PID और मैक्सिमम कॉस्ट हमने निकाल लिया M कॉस्ट से फ्रॉम कैटलॉग, जिसको आप ग्रुप बाय करोगे किससे? PID से, ठीक है, क्योंकि हमें हर पार्ट ID को ग्रुप बाय करके देखना पड़ेगा कि उसकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ से ये वैल्यूज निकल जाएंगी। और यहाँ पर क्या होना चाहिए उस केस में, जो ये वैल्यूज निकली है, जो P पे वैल्यू निकली है और जो कैटलॉग टेबल है, तो वहाँ पे कैटलॉग की जो PID है वो P की PID से सेम होनी चाहिए, और जो कैटलॉग कॉस्ट है वो भी P डॉट कॉस्ट से सेम होनी चाहिए। P डॉट कॉस्ट से मैच क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम कॉस्ट जब आप निकालोगे तो ये कॉस्ट जब जिस भी कैटलॉग की कॉस्ट से मैच हो जाएगी, वही SID हम यहाँ पे रिट्रीव कर लेंगे। इसलिए ये क्वेरी हमने इस तरीके से परफॉर्म की है। हमने क्या करा है, एक इंटरनल पहले एक सब क्वेरी सॉल्व कर ली जिसके अंदर हमने मैक्सिमम कॉस्ट निकाल ली PID के थ्रू, ठीक है, और फिर उसको हम टेबल को हमने नाम दे दिया P, और उस टेबल के एट्रीब्यूट्स को फिर हमने मैच करवाया हमारी कैटलॉग टेबल से, और वहां से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग SIDs को रिट्रीव किया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखिए, सेलेक्ट SID कैटलॉग डॉट PID, ठीक है, फ्रॉम कैटलॉग सेलेक्ट PID मैक्सिमम कॉस्ट। यहाँ पे आपने कैटलॉग में से निकाल ली इस वैल्यूज को, और ग्रुप बाय आपने PID से कर दिया, और इसको हमने नाम दे दिया टेम्परेरी। यहाँ पे कैटलॉग डॉट PID जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? टेम्परेरी डॉट PID के, और कैटलॉग कॉस्ट जो है टेम्परेरी डॉट कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही सेम है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसमें सिंपल है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उसमें क्या क्या पूछा गया है वो देखना है, और आपने जो, क्योंकि हमारा पेपर MCQ होने वाला है, तो बहुत इजी चीज है। एक आप क्या कर सकते हो, आप जो MCQ से क्रॉस चेक करो क्वेरी को, ठीक है, और जो जो वैल्यूज आपको पता है कि ये कंडीशन तो आएंगे आपकी क्वेरी में, आप देखो ऑप्शन में कि वो कंडीशन गिवन है क्या। अगर वो कोई भी पर्टिकुलर एक भी कंडीशन गिवन नहीं है जिसके लिए आप श्योर हो कि ये आएगी, तो उसको आप उस ऑप्शन को क्रॉस आउट करते जाओ, तो वो क्रॉस होते जाएंगे, और आपको आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप आपके करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर सको। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशन में आता है एक तो हमारा यूनियन एंड यूनियन ऑल, देन इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्ट ऑल, एंड एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट ऑल, जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में यूज किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। ठीक है, टू अप्लाई, हम वहां पर भी ये कंडीशन हमने देखी थी कि सेट ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए जो रिलेशंस हैं, जिन रिलेशंस पे आप सेट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, दैट शुड बी कंपैटिबल इन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड द डोमेन वैल्यू। डोमेन मतलब जो भी इस एट्रीब्यूट का सपोज अगर डोमेन इंट है, ठीक है, तो जो आप R और S में अगर यूनियन करवाना चाहते हैं, तो B का भी जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए। नंबर ऑफ टपल्स कितनी भी हो सकती है, नो इशू, लेकिन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और डोमेन वैल्यूज जो होंगी रेस्पेक्टिवली सेम होनी चाहिए। अब देखिए R और S क्योंकि यूनियन कंपैटिबल है, इसलिए इन पे हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे सेलेक्ट A फ्रॉम R यूनियन सेलेक्ट B फ्रॉम S, तो एक एट्रीब्यूट आ जाएगा A, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया A को, और A के अंदर कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो कि कॉमन नहीं, सॉरी, जो आइदर इसमें है और इसमें है। तो देखो 2 है तो 2 आ जाएगा, फिर एक और 2 है लेकिन एक ही 2 आएगा क्योंकि हम सिर्फ यूनियन लगा रहे हैं। अगर सिर्फ यूनियन लगाते हैं तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये दोनों 3 है, फिर 4 भी आ जाएगा क्योंकि यूनियन है आइदर दिस और दिस, और 5 भी आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट्स क्या मिल जाएंगे? 2, 3, 4 एंड 5। बट यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स इंक्लूड करने हैं तो हम ऑपरेशन लगाएंगे यूनियन ऑल का। ठीक है, देखो यूनियन ऑल में ही आ जाएंगे आपके सारी वैल्यूज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेरी है हमारी SID सप्लाइड एटलीस्ट 4 पार्ट्स। ठीक है, इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन। ठीक है, रेड एंड ग्रीन, तो इसका मतलब क्या, हमको यहाँ पे कलर्स भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको सेलेक्ट तो क्या करनी है SID, तो डिस्टिंक्ट SID सेलेक्ट होंगी, क्योंकि बार बार S1 लिखने से तो कोई मतलब नहीं है रिजल्ट में, हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू से पता चल जाएगा कि इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सपोज अगर S1 और S2 आता है, तो अगर S1 और S2 ही हम सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज भी ले लेंगे, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये दोनों वो IDs हैं जो कि सप्लाई करती हैं एटलीस्ट 4 पार्ट्स इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन। एनी कॉम्बिनेशन मतलब 2 रेड और 2 ग्रीन हो गए, या फिर 3 रेड और 1 ग्रीन हो गए, या फिर 4 रेड और 0 ग्रीन हो गए।
या फिर 0 रेड और 4 ग्रीन हो गए, कोई भी कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, लेकिन कम से कम 4 पार्ट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सब क्वेरीज इसमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, वो SIDs निकाल लो जो कि रेड पार्ट को सप्लाई करती है, इसी तरीके से वो IDs भी निकाल लो जो कि ग्रीन पार्ट्स को सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया SID फ्रॉम कैटलॉग C एंड पार्ट्स P वेयर C.PID इज इक्वल टू P.PID। ठीक है, पार्ट ID सेम होनी चाहिए और कलर इसमें हो जाना चाहिए रेड। दूसरी हमने SIDs वो सेलेक्ट करी जिसमें कलर होना चाहिए ग्रीन, और इसको हमने टेबल को नाम दे दिया रिलेशन R। और इस R पे हम अब कंडीशन क्या लगा रहे हैं, और हमारा ग्रुप बाय जो होगा वो किस पे होगा, SID पे, क्योंकि हमें सप्लायर ID चेक करनी है। तो ग्रुप बाय हो जाएगा SID पे, और ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट 4 पार्ट्स। तो एटलीस्ट 4 पार्ट्स के केस में क्या हो जाएगा, आपका काउंट स्टार कितना हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि एटलीस्ट 4 इसलिए इक्वल टू आ जाएगा, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ये। तो हमने क्या करा, एटलीस्ट 4 पार्ट के लिए पहले 2 सब क्वेरीज बना ली, उन पे हमने अप्लाई करा यूनियन ऑल। यूनियन ऑल इसलिए करा है क्योंकि इसके अंदर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी चाहिए। अगर आप यूनिक वैल्यूज ले लोगे तो उस केस में आपके 4 काउंट्स पॉसिबल नहीं होंगे और इसका रिजल्ट जो है सही नहीं आएगा। ठीक है, तो सही एग्जैक्ट जो आपसे क्वेरी पूछी गई है उसके लिए एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा यूनियन ऑल, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि 4 पार्ट्स इसमें काउंट हो पा रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से अगर इंटरसेक्ट की हम बात करें तो वही इंटरसेक्ट में भी यूनियन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट ऑल भी यूनियन और यूनियन ऑल की तरह वर्क करता है, जहाँ पे इसमें कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी और डिस्टिंक्ट आएंगी, और इंटरसेक्ट ऑल में कॉमन वैल्यूज भी आएंगी और रिपीटेड वैल्यूज भी आ जाएंगी अगर कॉमन में होती है तो इसके लिए देखो SID सप्लाइड एटलीस्ट 2 रेड पार्ट एंड एटलीस्ट 2 ग्रीन पार्ट। उसमें तो क्या क्या था, एटलीस्ट 4 पार्ट इन एनी कॉम्बिनेशन, जबकि इसमें क्या आ रहा है, एटलीस्ट 2 रेड पार्ट एंड एटलीस्ट 2 ग्रीन पार्ट। तो अगेन हमें SID सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड, देखो बिल्कुल सेम है क्वेरी, लेकिन अब चेंजेस क्या हो गए, एक तो 2 रेड पार्ट और 2 ग्रीन पार्ट, तो काउंट स्टार आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे अप्लाई होगा इंटरसेक्ट, क्योंकि हमें 2 रेड पार्ट्स कम से कम रेड में से भी चाहिए और 2 कम से कम हमें ग्रीन में से भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे अप्लाई होगा इंटरसेक्ट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट कंडीशन क्या होता है, इट विल गिव डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम R बट नॉट S एंड रिजल्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, वही एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑल के केस में भी डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। तो जैसे अगर हम R और S की बात करें, अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट ऑपरेशन, तो देखो 2 कॉमन है इसलिए 2 हट जाएगा, 3 भी कॉमन है इसलिए 3 भी हट जाएगा, लेकिन 4 नहीं है इसके अंदर तो 4 इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 वैल्यूज है हम लगा रहे हैं, अगर एक्सेप्ट तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी डिस्टिंक्ट। इसी केस में अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल लगाते हैं तो एक्सेप्ट ऑल में क्या होता, ये एक 2 तो कैंसिल हो जाता, लेकिन ये एक 2 आएगा क्योंकि सिर्फ एक ही 2 वैल्यू थी। इसी तरीके से एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 से 3 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, बट एक 3 अभी भी प्रेजेंट है तो ये 3 भी यहाँ पे आ जाएगा, और 4 दोनों आ ही जाएंगे क्योंकि 4 एक भी यहाँ पे नहीं है, तो 2 3 4 4 ये आपका आंसर आ जाएगा एक्सेप्ट ऑल के केस में। जैसे देखो रिट्रीव SIDs who supplied more red parts than green parts, तो देखो मोर रेड पार्ट्स आपको निकालने, तो सबसे पहले एक्सेप्ट ऑल लगेगा क्योंकि हमें ग्रीन पार्ट्स को हटा देना है, जो क्योंकि अगर हो सकता है कि रेड पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों की पार्ट ID सेम हो तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन हमें मोर रेड पार्ट्स की PIDs चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे रेड पार्ट की PIDs को SID की ग्रीन पार्ट्स के अंदर से। ठीक है, तो ये ग्रीन पार्ट वाली वैल्यूज आपकी माइनस हो जाएंगी रेड पार्ट की PIDs से। तो ये थे हमारे यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कुछ SQL के एग्जांपल्स देखे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो देखी हैं। ठीक है, और जो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको आज वाला लेक्चर समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कोरिलेटेड क्वेरीज एंड नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, वो क्या होती है SQL में, क्योंकि उससे पे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड हो तो उसे आप देखिएगा। तब तक आप अपना यहाँ तक का कोर्स कंप्लीट कीजिए। हमारा कोर्स जो है ऑन टाइम चल रहा है, और हम बाय द एंड जब ये कोर्स DBMS कंप्लीट हो जाएगा देन आइदर वी विल स्टार्ट जावा और सेट। आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, इस सब्जेक्ट की बात प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उस सब्जेक्ट की तैयारी चालू कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।